हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं एक ख़ास एपिसोड। हाल ही में 8 मार्च को नई दिल्ली में मौजूद गांधी पीस फाउंडेशन में जाने माने जर्नलिस्ट सैयद अली मुश्तबा की एडिट की गई किताब चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की रिलीजिंग सेरेमनी यानी रस्म इजरा किया गया। इस किताब में आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नज़रिए वाले भारत के नरेंद्र मोदी के नज़रिए वाले भारत में बदलने के बारे में देश भर के 50 से ज़्यादा राइटर्स ने एसेज दिए हैं, जिनको इकट्ठा करके इस किताब में पेश किया गया है। इस मौके पर कई अहम लोगों ने देश के बदलते हालात पर अपनी बात रखी और चिंता जताई। इनमें सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी और जॉन दयाल भी शामिल थे। इन दोनों ने चूंकि अपनी बात हिंदुस्तानी भाषा में रखी, इसलिए हम आपको उनकी तकरीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए पहले सईद नकवी को सुनते हैं, उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। I have read the brief. I am familiar with the book, but I can't. The themes जो हैं आपके वो सब ऐसे हैं कि जिनसे हम सबको आशना होना चाहिए, जिनसे दिलचस्पी होना चाहिए। कुछ थीम्स ऐसे हैं जो कि मसलन हमें ज़्यादा दिलचस्प मालूम होते हैं, लेकिन टाइटल जो आपका है वो बड़ा पिथी, बहुत ही उसी के अंदर बहुत से मैसेजेस हैं। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी साहब के पास एजाज हुसैन की किताब आई तो उन्होंने उसको, लोगों ने पूछा कि भाई आपकी क्या राय है, तो उन्होंने उस किताब को जो रख के उसके ऊपर एक तकरीर फरमा दी। उन्होंने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि एजाज ने क्या लिखा होगा, लेकिन मैं नहीं जानता, क्योंकि पढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल अंदाज़ा मुझे है कि हम कहाँ जा रहे हैं इस किताब के ज़रिए। डायलॉग की ज़रूरत है, कुछ वो कहें कुछ हम सुने, वो होता नहीं है। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। लेकिन न वो कहेंगे न हम कह पाएंगे। ये डायलॉग ऑफ द डेफ होगा, क्योंकि कोई राबता नहीं है, रैपोर्ट नहीं, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो नुकसानदेह है, उससे कोई फायदा नहीं। मसलन मैं ये कहूँगा कि आजकल राम फजा में हैं, जिस बच्चे का बचपने में ताल्लुक देहात से, गांव से, कस्बे से, छोटे शहर से रहा है, क्योंकि मेरा रहा है। मैं रायबरेली के आसपास का हूँ, ऊंचाहार मुस्तफाबाद मेरा गांव है। मेरे चचा, वो किताब के जो तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू की, इसमें कवर पे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं उनको जानता था, लेकिन हाँ बच्चे थे हम लोग, तो आना जाना, क्योंकि हमारे चचा जो थे, मेरे बाप के बड़े भाई,
वो सबसे पहले एमएलए थे कांग्रेस के रायबरेली से, और फिरोज गांधी ने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चारों तरफ बनाई थी। तो फिरोज गांधी का इलेक्शन मैंने लिटिल टॉडलर ऑफ अ बॉय देखा। फिर उनके बाद इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी, और ये सब बाद के हैं। इब्तिदाइया में हम थे। ये था कि साहब जवाहरलाल जो है वो बहुत उस जमाने में हिंदुस्तान के मुसलमान का वाहिद लीडर जवाहरलाल नेहरू था। अब गलत था सही था वो बाद वक्त में वाज़ेह कर दिया, लेकिन उस वक्त ये आलम था और सबको यकीन था कि साहब एक तो पंडित जी जब तक हैं पार्टीशन नहीं होगा। आपको यकीन ना होगा कि नहीं 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 अभी वो नहीं होगा। आप देखिएगा, हम लोग जानते हैं वो जितने लोग फिर हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि आप लोग घबराए नहीं, हिंदू मिडिल क्लास बन चुका है, मुसलमान क्योंकि बिल्कुल फ्यूडल रहा है इसलिए उसका मिडिल क्लास नहीं है। तो हम जमींदारी अबॉलिशन जो कि हमारे कांग्रेस के आइन में है, उसको अगर हम एकदम से लागू कर देंगे तो इनका क्या होगा हम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मिडिल क्लास अभी नहीं बनाया है। क्योंकि अंग्रेज के आने के बाद एक ट्रायंगुलर सिचुएशन बन गई थी, इसमें हमारे हिंदू भाइयों ने तालीम अंग्रेजी में लेना शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि आईएएस में आ गए, आईएफएस में आ गए, तमाम ये रह गए। और तो वादा ये था कि घबराओ नहीं, अभी वक्त दिया जाएगा, क्योंकि वो एक मसला था, जमीन का मामला। ये वादा हम लोग सुनते रहे, हम तो बच्चे थे, लेकिन बुजुर्गों को सुना कि भाई पंडित जी ने कहा। अच्छा, हम लोग जवाहरलाल नेहरू नहीं कह सकते थे, जवाहरलाल नहीं कहते, पंडित जी, डांट पड़ती थी। तो था पंडित जी का वादा था। तो पार्टीशन पहला वादा था। दूसरा वादा यह था कि अभी डिले कर देंगे। हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने सन 52 में जमींदारी अबॉलिशन लागू, मैंने अपने आंखों से देखा है। स्टैंडर्ड खाने का, रहने का, रहन सहन का एकदम अबिस्मल ड्रॉप आ गया, बोसीदगी आ गई। चलिए, लेकिन पंडित जी से इतना कोशिश की होगी, न कर पाए होंगे। तो बहरहाल इस तरह से वक्त गुजरता गया। सन 64 में जब उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा लगता था हमारे इलाके में, बाकी हम नहीं जानते, कि साहब लोग यतीम हो गए, अब क्या होगा। हालांकि 2-3 चोटें खा चुके थे सब, लेकिन उसके बाद भी यतीम हो गए थे सब। और अब क्या होगा। तो उनके खास हैंड पिक्ड लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। सन 65 की जंग लड़ी पाकिस्तान से, और ये तो मुझे भी याद है, खूब याद है कि चौराहों पर सिविल डिफेंस का काम आरएसएस के वॉलंटियर्स को ऑफिशियली दे दिया गया था। सब हक्का बक्का चुप।
तो यूं ये अफसाना चलता रहा है। मैं अभी कुछ यहाँ पे पाकिस्तानियों से मुलाकातें नहीं होती हैं आजकल। एक ज़माने में कभी बुखार है, ये चौथा है उतरता है, कभी कभी खुल जाते हैं तो रिश्ते हो जाते हैं, फिर हाई कमीशन में लोग चले जाते हैं, फिर लोग वहाँ से उधर से इधर आ जाते हैं। लेकिन इधर पिछले 10 साल से मामला बिल्कुल फ्रोजन, बिल्कुल सन्नाटा है। तो कहीं मुलाकात हो गई मेरी, कहने लगे भैया कैसे हो? हमने कहा एक शेर सुन लो। क्या? मैंने कहा ये है, ये शेर सुनने पर भी मैं किस्सा आपको सुनाऊंगा। तुमने घर छोड़ा, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए। तुमने घर छोड़ा, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए। हम यहां हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। तो यूं गुजरी है। अब बात क्या करें? जैसे मैंने कहा कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में। अब हमारे दिल में तो बहुत कुछ है। रामचंद्र जी की मैं बात कर रहा था साहब, हम उस इलाके के हैं जहाँ रामलीला किसने नहीं देखी। तब से हमारे तब उंगली पकड़ के कोई ले जाता था जाके रामलीला, वो देखो रावण जलाया जा रहा है, सब जाते थे। बात लंबी है लेकिन है इसमें कि क्यों ये आपका, अरे साहब हमारे नेशनल पोएट आपने बना दिया गुरुदेव को, तकरीबन नेशनल पोएट ही बना दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को उनका अल्लाह खुदा भगवान कुछ नहीं है। और जहां है शक्ति, तांडव, काली, दुर्गा, शिव, उसको आपने बांग्लादेश का नेशनल पोएट मान लिया। उसका नाम था काजी नजरुल इस्लाम। ये जो अंग्रेज ने जगन्नाथ वर्ड निकाला, वो जगन्नाथ की यात्रा से है, जाहिर है। अब जगन्नाथ के यात्रा में जो भजन गाए जाते हैं उसका लेखक है सालबेग। अब देखिए ये बातें वो हैं, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। सालबेग मुसलमान था, मां ब्राह्मण थी, बाप मुसलमान था। लव जिहाद का किस्सा था कुछ। तो उनका सबसे और रथ जो है वो सालबेग के घर के सामने रुकती जरूर है इधर उधर चलने से पहले। सालबेग के भजनों का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अच्छा गाने वाला सिकंदर आलम था, अब से कुछ दिन पहले। अब उनकी बेटी नाज वो काम कर रही है। किसी को एक दिन सुन लीजिए जो कुछ है, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। मैंने ये बहुत किया, और इसलिए नहीं किया कि इसमें कोई मकसद था, इसलिए कि मैं इसी में बड़ा हुआ था। नमाजें उधर थी, लेकिन ये कल्चर था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे हमने रास्ते में कुछ खो दिया शायद। क्योंकि अगर ये चीज़ें प्रचलित हो जाएं और आप जो कि इन बातों को सुनना नहीं चाहते वो सुनने लगें, तो फिर ये वातावरण सब, इससे ज़ाफ़रानियत कम हो जाएगी। ज़ाफ़रानियत कम हो जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाए।
फ़ायदा तो इसी में है कि ज़ाफ़रानियत जो है वो बढ़ती रहे। लिहाजा इन मामलात के बारे में बात न करो, उन मामलात में करो कि जिससे कि और ज़ाफ़रान तीखा हो। ये है भाई साहब, और इस किताब में जो कुछ है वो मैं जब पढ़ लूँगा उसके बाद एक गोष्ठी आप फिर करेंगे, तब उसके बारे में सचमुच बात होगी। अभी तो मैंने वो सुना दिया जो मेरे दिल में है। अरे एक आध शेर अब कहाँ सुनोगे भैया। ये अब तो यूं लगता है अरे मारो गोली यार, ऐ परतवे खुर्शीदे जहां ताब इधर भी। इसका मतलब ये है खुर्शीद सूरज जो दुनिया को ताबानी देता है, जो दुनिया को रोशन करता है। ऐ परतवे खुर्शीद जहां ताब इधर भी, साए की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। साए की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। लीजिए एक शेर मैंने आपको और सुना दिया। सैयद अली मुश्तबा की एडिट की हुई किताब के रस्म इजरा के मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल ने भी बदलते भारत पर रोशनी डालते हुए काफी अहम बातें कहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यूजुअली जब सईद साहब जिनसे मेरा 55 साल से दोस्ती है, मेरे को जब फ़ोन करते हैं सुबह कभी हफ्ते में एक बारी, तो उर्दू में 2 मोटी गाली देते हैं जिससे मैं उर्दू सीखता रहता हूँ, और एक गाली अंग्रेज़ी में देते हैं जिसका मैं जवाब देता हूँ। मगर सईद साहब की ज़ुबान से मोटी गाली भी मीठी लगती है, अच्छी लगती है। मैं यहाँ आने से पहले 2.5 घंटा GN साई बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उनके साथ 2 और जो रिहा हुए कल परसों वो भी थे, और हमारे कुछ एक दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साई बाबा रिहाई कमेटी के मेंबर हैं। साई बाबा ने 40 मिनट अपनी तजुर्बा जेलों का बताया। जो साई बाबा से कभी आप जब इशारा करेंगे तब मैं चालू हो जाऊंगा। अच्छा, साई बाबा को जिन्होंने देखा नहीं है, वो जिसको एक बड़ा खराब हिंदी शब्द है अपाहिज, अपाहिज है। टांगे उनकी बचपन में बुखार से खराब हो गई दोनों। उनकी माँ ने उनको पढ़ने के लिए उकसाया, PhD तक माँ के वजह से वो पढ़े। इम्तिहानों में माँ उनको गोदी में उठा के ले जाती थी, हम इम्तिहान देते थे और पास होते रहते थे। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे तो मेरे से उनका राब्ता हुआ। अब उस दोस्ती को भी 25 साल हो गए। उनको इस वास्ते पकड़ा गया था कि उनके घर में मार्क्सिस्ट लिटरेचर था। अगर आज रात को आप छापा मारें मेरे घर पर और सुकुमार के घर पर, तो शायद उससे ज़्यादा ही आपको लेफ्टिस्ट लिटरेचर मिल जाएगा हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारी लाइब्रेरी पे। इसके अलावा वो अपाहिज थे, व्हीलचेयर में चलते थे, मगर एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट थे गांव, जंगल, ट्राइबल एरियाज के लोगों का किस तरीके से शोषण होता है उसका बखान करते थे, लिखकर, नारे लगाकर
लोगों को संगठित करने की कोशिश करनी, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र जो हम लोगों में से कईयों का है उन इलाकों में था जहाँ पे अदानी के आने से पहले टाटा की आंख लगी रहती थी, कोरिया की आंख लगी रहती थी, अमेरिका की आंख लगी रहती थी उन जंगलों में। तो यकीनन जब वो लोगों की बात करते थे तो ये जो व्यापारी लोग हैं ये क्यों इनकी आंख लगी रहती थी उसका जिक्र होता था। और उनकी पहली दुश्मनी इन लोगों से हुई। ये सरमाएदार हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या कभी कभार ट्राइबल्स की भी सरकार स्टेट में होती है। सरकार कोई भी हो उसको फौरन खरीद कर अपनी तरफ कर लेते हैं और जो इनके खिलाफ बोलता है उसको कह देते हैं कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है। और इस चक्कर में उनको पकड़ा गया। छोटी मोटी कई कोर्ट्स ने उनको छोड़ा, मगर दूसरी कोर्ट्स में जाकर उनको सजा हो गई देश के खिलाफ काम करने के लिए। उनके कई दोस्तों को सजा हुई कि प्रधानमंत्री के जिंदगी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो एक दूसरा केस है। और यह अजूबा है कि जो वकील साईं बाबा की केस को जीता था उस वकील को उन्होंने और दूसरे केस में जाके बंद कर दिया। तो मुवक्किल भी कैद में और वकील भी कैद में। मगर जिस तरीके से ये अपना बयान किया, ये वो मजबूर आदमी है जिसको बाथरूम शौच करने के लिए दूसरे कैदियों को उठाकर बिठाना पड़ता है और फिर उठाकर व्हीलचेयर पे लाना पड़ता है, जिसको खाने के लिए जाने के लिए व्हीलचेयर पे दूसरे आदमी को धक्का देना पड़ता है, जिसको सोने के लिए दो आदमियों को बिस्तर पर बिठाना पड़ता है, उसको अंडा जेल में नासिक में बंद कर दिया, अकेले एक आदमी। वो कह रहे हैं कि 7 साल 2 किश्तों में उनको वही 4 दीवारी देखनी पड़ी, सिर्फ वही 4 दीवारें, जिसके मेरा ख्याल है हर खुर्चन पे, हर चींटी के आने जाने पर, हर मकौड़ी के, स्पाइडर के जाल को उन्होंने शायद उससे ज़्यादा पढ़ा होगा, ज़्यादा देखा होगा जो उन्होंने अपनी पीएचडी करने के लिए रिसर्च में ना देखा हो। वो बीमार हुए, उनका दिल 50% पे काम करता है। एक हाथ पुलिस ने खींच दिया तो हाथ अब वो हिलता नहीं है, नर्व्स उसकी सारी जल गई है कह सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा सिर्फ एक पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है और मेरे को ऊपर चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। जिस आदमी का एक हाथ और दोनों पाँव लाचार है, उसको जानवर की तरह आप कर रहे हैं। लोग जानवर को भी शायद ना करते हो, पालतू को नहीं, अनजान जानवर को भी। 7 साल उसकी अर्जियां दवाई के लिए, उसकी अर्जियां डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसकी अर्जियां किसी और जेल में जहाँ पे जो बंद भी कर रहे हो तो वो व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, अपने आप आदमी बाथरूम जा सके। क्योंकि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी भी इंसान के लिए, मर्द या औरत हो, इतनी लाचारी के कोई और उसको पखाना ले जा रहा है उसको साफ करके। क्योंकि मैं खुद इस दौर से थोड़े दिन के लिए गुजरा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आदमी का आत्मसम्मान, उसकी आत्मा खत्म हो जाती है, रो देती है, एकदम 3 महीने के बच्चे की तरह होता है। सबों के वहाँ पे प्रेस वाले जो चू चू करते रहते हैं, बैठ ऊपर बैठ नीचे बैठ लोगों करते रहते हैं, स्तब्ध थे 40 मिनट चूनी हुई ऑडियंस की। क्योंकि वो जो सोच रहे थे कि शायद ये मक्कारी है, कहानियाँ है लेफ्ट विंग की, जिसमें गुजरी उसके मुंह से सुन के शायद रो भी रहे होंगे, का दुक्का आंसू तो आएंगे। उसको
एनिमी ऑफ द स्टेट बना दिया। आप गलत कह रहे थे, हम में से कई नेहरू के ज़माने के जिससे उनका इंतकाल हुआ, मैं कॉलेज में था। 65 में तो हुआ है, अभी गए गए कितने हैं, 68 में हम पत्रकार थे। तो नेहरू के ज़माने से आज के ज़माने में स्टेट का क्या असर हुआ है इंदिरा गांधी के ज़माने में। कल रात को मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, सन 84 का महत्व बता रहा था। आर्टिकल स्पेस पर था क्योंकि 84 में राकेश शर्मा कॉस्मोनॉट बनकर सोवियत यूनियन के जहाज़ के ऊपर जाकर पहला हिंदुस्तानी बना आदिकाल से जिसे दुनिया को बाहर से देखा हो। हम सब दुनिया को अंदर से उसके ऊपर खड़े होकर देखते हैं और बहुत कम देख पाते हैं। और उसने, जब इंदिरा गांधी ने उससे पूछा कि ऊपर से हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो उसने बोला चमचमाहट में रात के जब दिखता है ऊपर से इसकी बाउंड्री, और हिमालय दिखता है और नीचे साउथ इंडिया दिखता है, बाकी सब डार्कनेस होती है। तब भी उसने बोला इकबाल का अलामा की लहजे में ये सारे जहाँ से अच्छा। मैं ट्रेस कर रहा था उस से लेके, और जब मोदी ने 4 दूसरों कॉस्मोनॉट्स के ऊपर बिल्ला लगाया, और ऐसे लगाया कि शायद पहली बार ही लग रहा हो। अब मैं याद दिला रहा था लोगों को, 40 साल बीत चुके हैं इसको, 40 साल। अगर नेहरू ने तुम्बा में एक चर्च से उधार लेकर एक चर्च की बिल्डिंग से रॉकेट्स ना चलाए होते तो आज हिंदुस्तान ऊपर नहीं जाने की कोशिश करता। मैं नहीं पढ़ता, आप नहीं पढ़े होते, विज्ञान नहीं पढ़ा होता हम लोगों ने। मैं भी वैज्ञानिक बनने के लिए आया था दिल्ली पढ़ने, बन नहीं पाया। मगर सिस्टम्स तो थे। 64 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स का एडवांस सेंटर था, टेलीस्कोप था वहाँ पर, कोई नई बात नहीं है। पहला कंप्यूटर था पूरे एक फ्लोर के ऊपर, नेहरू ने बनाए थे। इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर बिल्ड किया, लाल बहादुर शास्त्री ने 2 साल में जो कर सकते थे किया। पहली नींव, बीज, जमीन खोदी, उसको कैसे हम भूलेंगे। स्टेट कैसा था, उसमें पूरी जो नया दौर लाने वाले थे, शायद पूरी तरह नहीं आया था, मगर नींव रखी जाती थी। और नींव तगड़ी थी कि इंदिरा गांधी भी 75 में इमरजेंसी में उसका कुछ खास नुकसान नहीं कर पाई। लोगों को पकड़ा, आज़ादियाँ कम की, इस बिल्डिंग के ऊपर इसका FCRA ख़त्म किया है। यहाँ पे जितने लोग अंदर नहीं होते थे उतने पुलिस वाले बाहर होते थे, वो भी दौर देखा, मगर वो 18 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाया। इंदिरा गांधी हटाई गई और फिर दोबारा चुन के आई, क्योंकि जो लोग उनको सक्सीड किया था वो उससे भी बदतर थे, नहीं रुक पाए। मगर हिंदुस्तान वो दौर को सह पाया। इंस्टीट्यूशंस चरमराई मगर बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तबादला हुआ, उनका सुपरसेशन हुआ, कुछों ने छोड़ दिया गुस्से में, मगर तब भी सुप्रीम कोर्ट उस दौर से गुजर के यहाँ तक आई कि जो पुराने खराब डिसीजंस लिए थे उनको बदल पाए। आज ज़माना ऐसा आ गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आदमी आते हैं जाते हैं, मर जाते हैं, मगर जो उनका जहन रह जाता है, कलेक्टिव विजडम रह जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने डाला था, जो लाइब्रेरीज में, सॉफ्टवेयर में डाला था, वो बरकरार रहता है। उसके ऊपर वो सीढ़ी बरकरार रहती है कि अगली जनरेशन्स उसके ऊपर जाएं। आज आपने क्या किया है, आपने सीढ़ी तोड़ दी है, आपने पुल तोड़ दिया है पास्ट और फ्यूचर के बीच में। क्या सुन के लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ के आगे बढ़ेंगे। किताबें आपने जला दी है, बेबीलोन में, कॉन्स्टेंटिनोपल
कि लोग याद रखते हैं कि लाइब्रेरीज अलेक्जेंडर की जलाई गई थी। आपने एक पूरा जहन जलाने की कोशिश की है और कुछ हद तक जला दिया है। लोग समझते हैं कि सूरज आपके आने के बाद शुरू हुआ है। लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, मिथोलॉजी को भी अब नए शुरुआत में देखते हैं। मिथोलॉजी का तो कम से कम आप कहते हैं कि 5,000 साल पुरानी या 50,000 साल पुरानी जो भी है, उसमें तो कंटिन्यूम आप रखते हैं। आज महाशिवरात्रि है, सरकारी कोई इसकी याददाश्त नहीं है। महाशिवरात्रि बड़ा इम्पोर्टेंट पर्व है। हमने भी बचपन में सुना था कि चूहा आया और प्रसाद खा गया, और ज्ञानी लोगों ने कहा कि इंसान और भगवान में क्या होता है। हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, उन्होंने इसके ऊपर बात की, बहस की, इतना उनका गुर्दा था। आज हिंदुइज्म का भी अगर आप कहें तो सेमिटाइजेशन हो रहा है। एक किताब एक ईश्वर, तो मैं भी यही कहता हूँ, एक किताब एक ईश्वर, मैं कैथलिक हूँ। ये जो आपने प्रहार किया है अपने ही लोगों को, मुसलमानों को तंग किया है, इस्लामोफोबिया आज पूरी तरह से हावी है, जिसमें ईसाई भी साथ दे रहे हैं, पारसी भी साथ दे रहे हैं, हिंदू तो दे ही रहे हैं, जैनी, बुद्धि, सिख सब उस इस्लामोफोबिया से माफ़ी के आज उसका समर्थन कर रहे हैं। वो तो मैं मान लेता हूँ, तब भी ईसाइयों को अत्याचार कर रहे हैं। पिछले साल 660 किस्से हुए थे, एक एक किस्सा हमने गिना हुआ है, आपको बता सकते हैं। चर्चों पे हर रोज़ अटैक हो रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने अपने लोगों के ऊपर ही जो अत्याचार कर रहे हैं। जीएन साईं बाबा मुसलमान नहीं है, हिंदू है। उसने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में ईश्वर का नाम लिया था, हालांकि वो लेफ्टिस्ट है। वो भी अपनी माँ की मैयत में नहीं जा पाया था और बता रहा था कि जो पोस्ट रिचुअल्स होते हैं डेथ के, हिंदू रिचुअल्स, उसमें मैं शरीक नहीं हो पाया। आपने उसके मज़हब के ऊपर इतना अटैक किया है, और ये जो आपने संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का, दिल में जो लोगों के दर्द होता है उस पर जो अटैक किया है, उससे माफ़ी मिलना शायद मुश्किल काम हो। क्या हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? क्या आगे इलेक्शन आने वाला है, उसमें कुछ कर सकते हैं? कहना बड़ा मुश्किल है, और कहना और मुश्किल है क्योंकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स, रिटर्निंग ऑफिसर जो कलेक्टर होता है, चीफ रिटर्निंग कमिश्नर ऑफिसर स्टेट का जो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी होता है, वो उनकी आपने औकात ये कर दी है कि वो जब रात को सोते होंगे और सुबह शेव करते होंगे, अपनी शक्ल देख के उनको भी शर्म आती होगी। ये जो आपने सिचुएशन बनाई है कि जहाँ पर लोग अपना मत दें, उनको पता ना हो कि उनका मत कहाँ जा रहा है, ये जो आपने सिचुएशन बनाई है, ये जो आपने सिचुएशन स्टेट की कर दी है, वो खतरनाक है। और उसमें मेरे जैसे लोगों को, जो आप अपने, अगर हमारी उम्र 100 साल की हो तो हम चौथाई में पहुंच चुके हैं, 75 को दूर छोड़ चुके हैं। हम लोगों के लिए सोचना रुआसा ही हो जाता है कि कहाँ आ गए हम लोग। जो 60 साल एडल्टहुड हमारी थी, उसमें हमने उस स्टेट को, जिसमें जिसके पहले हम कह सकते हैं पैदा हुए थे, उसका विघटन, उसकी जो त्रासदी हमने देखी है, उसको हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे वो किस जगह बड़े होंगे। और ये किसी भी बाप के लिए, दादा के लिए, एंसेस्टर के लिए एक बड़ा खतरनाक बात हो जाती है कि वो यूँ रोए कि ये नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कि मेरे बच्चों का क्या हश्र होगा।
वो कोई भी माँ, कोई भी बाप के लिए एक बड़ा जोड़ने वाली बात हो जाती है। ये मैं कहना मांगता था। शायद अंग्रेज़ी में कुछ बड़े शब्द इस्तेमाल कर पाता, मगर जितनी मेरे को हिंदुस्तानी आती है उसमें मैंने आपको अपना दुख, अपना दर्द और अपने ख्वाब और अपने नाइटमेयर्स की एक झलक आपको दिखाने की कोशिश की है। ये किताब आई, और किताबें आए, क्योंकि किताबें आदमियों से ज़्यादा लंबी उम्र रखती हैं। उसमें जो उन्होंने लिखा है उनकी लंबी उम्र हो, वो और ज़्यादा पूरा लिख पाए। इस इच्छा के साथ मैं यहाँ आया था, वो बयान किया। आपने मेरे को सुना, शुक्रिया। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।